गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यस, देखो एकांत परिरोध। आज इस क्लास में मैं एकांत परिरोध को लेके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने वाली हूँ, डायरेक्ट की लैंग्वेज के साथ, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के साथ और विद केस लॉज के साथ। तो ये क्लास एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ से हमारा प्री और मेंस का क्वेश्चन बनता है, इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहले इस वर्ड को समझो, ये एकांत परिरोध, इंग्लिश में अपने इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं। एक्चुअल में ये सजा होती है अकेले रहने की। देखो ऑलमोस्ट क्या होता है, जब भी कोई अपराधी जिसने अपराध किया है उसको कहाँ भेज दिया जाता है? जेल में भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब जेल में अकेला तो वो होता नहीं है कैदी, उसके साथ और भी बहुत सारे कैदी होते हैं। तो कहने का मतलब जब वो कैदी बहुत सारे कैदियों के बीच रहता है तब वो सोचने समझने की शक्ति उसकी वर्क नहीं करती है। एक्चुअल में उसने जो अपराध किया है उसके बारे में वो गंभीरता से या डीपली नहीं सोच पाता है। अब जब जब कोई ऐसे हीनियस क्राइम होते हैं या ऐसे कोई जघन्य अपराध होते हैं जिनमें कठोर पनिशमेंट देने के लिए मैजिस्ट्रेट कैपेबल होता है, तो वो कठोर पनिशमेंट में काउंट होता है एकांत परिरोध, ताकि जो उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है उस अपराध के बारे में जब वो अकेला बैठे तो सोच सके कि उसने किस लेवल का ऐसे हीनियस क्राइम किया है। और जब वो अकेले बैठे और सोचे तो उस टाइम पे उसका जो प्रायश्चित लेवल होता है वो भी क्रिएट होता है। उस टाइम पे वो प्रायश्चित करता है कि मैंने जो किया है वो गलत है। तो एक्चुअल में एकांत परिरोध की सजा देने का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है कि अपराधी क्या कर सके? प्रायश्चित कर सके। अब दूसरी बात, एकांत परिरोध ऐसे ऑफेंस में किया जाता है जिनकी नेचर गंभीर होती है या जो हीनियस क्राइम में काउंट होते हैं। और जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट में ये एक्सप्रेस किया जाता है कठोर कारावास। जब आप बीएनएस पढ़ोगे तो बीएनएस में जिन जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट दे रखी है उसमें क्लियर ये बताया जाता है कि ये जो अपराध है जिसमें कठोर कारावास जो 10 ईयर तक भुगतेगा, 7 ईयर तक भुगतेगा, आजीवन कारावास भुगतेगा। तो जब जब जिस ऑफेंस की पनिशमेंट के साथ कठोर कारावास शब्द होता है तो उसमें मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट भी दे सकता है। ये तो बात हुई कुछ एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 11। देखो आईपीसी में भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, बीएनएस में भी है। आईपीसी में हम पढ़ते थे 73 में, बीएनएस में हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 में। तो ये जो सेक्शन 11 और 12 है ये हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का सेक्शन है। तो आपको बीएनएस के साथ आईपीसी भी बतानी है क्योंकि अभी जो आरजीएस का एग्जाम है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का जो एग्जाम है 27 जुलाई को, उसके सिलेबस में नए लॉज भी है और पुराने लॉज भी है। तो आपको पुराने लॉज को साथ साथ लेकर चलना है और जो जो सेक्शन हम बता रहे हैं नए लॉ के, उनके आपको पुराने लॉज के भी सेक्शन याद करने पड़ेंगे। तो अब देखो बात करते हैं सेक्शन 11। देखो याद रखो सेक्शन 11 में हमें एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू की इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो। मतलब कि एक टाइम लिमिट सेट कर दी कि आप इतने टाइम तक के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। अब जैसे क्या कहा, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए कोर्ट को इस संहिता के अधीन उसे कठोर कारावास से दंडित करने की शक्ति है। मतलब कि जिन ऑफेंस के लिए किसी एक्यूज्ड को दोष सिद्ध ठहराया है उसके लिए कोर्ट उसे क्या दे सकता है? कठोर कारावास दे सकता है, पावर है। तो कोर्ट अपने दंडादेश द्वारा ये ऑर्डर दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के जिसके वह दंडादेश किया गया किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होंगे।
निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अब यहाँ से हमारा पहला प्री का क्वेश्चन ये है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकता है, तो 3 मंथ तक के लिए हो सकता है। मतलब कि चाहे अपराधी कितना भी गंभीर ऑफेंस करे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम मजिस्ट्रेट 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकता है। अब इन 3 महीनों को भी थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया कि 3 महीने की जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम है, तो इससे कम पनिशमेंट हम किन किन ऑफेंसेस में दे सकते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे 3 क्लॉज दे रखे हैं, ए, बी एंड सी। ये ए, बी एंड सी तीनों ही हमारे प्री और इंटरव्यू के क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो। अब अधिक न हो या एक वर्ड यूज किया जाता है अनधिक, कुछ लॉज में, कुछ बेरक में अनधिक वर्ड यूज किया जाता है, तो अधिक न हो या अनधिक या तक। इसको ये भी शॉर्ट में समझ सकते हैं, यदि कारावास की अवधि 6 मास तक हो तो 1 मास से अनधिक, अनधिक का मतलब तक या अधिक नहीं। तो सिंपल कहने का मतलब जब एक्यूज्ड ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 6th मंथ तक है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट कितना दे सकती है, तो 1 मंथ तक का दे सकती है। तो जब ऑफेंस ऐसा किया जिसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 6 महीने तक का है, चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 महीने तक है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट कितना दे सकता है, 1 मंथ तक दे सकता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब कि ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 6th मंथ से अधिक हो सकती है, या ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 1 ईयर तक हो सकती है। 6 महीने से अधिक और 1 साल से कम तक जिस ऑफेंस को आपने किया है और उसकी पनिशमेंट ये है, तो कोर्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दे सकता है, 2 मंथ तक का दे सकता है, 2 माह तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है। और थर्ड कहते हैं, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 मास से अनधिक, मतलब ऐसा ऑफेंस कर रहे हो जिसमें 1 साल से अधिक की पनिशमेंट है, 2 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। 1 साल से अधिक होने पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दे सकते हो, 3 माह तक का दिया जा सकता है। तो अब देखो हमारे पास 4 चीजें सामने आई है। पहली चीज कि मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना है, 3 मंथ का है। सेकंड चीज क्या कहता है कि अगर 6th मंथ से कम, 6th मंथ तक का कोई ऑफेंस किया है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ। सेकंड कहता है कि अगर 6th मंथ से अधिक और 1 ईयर तक का अगर ऑफेंस है तो आपको 2 मंथ तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, और 1 ईयर से अबव अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 1 ईयर से अधिक है तो आपको कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, 3 मंथ तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो जैसे मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, इसको आप एज इट इज ऐसे नोट्स में लिख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। ये तो बात हुई सेक्शन 11 की। अब बात करते हैं सेक्शन 12, एकांत परिरोध की अवधि। पहले तो इसके साथ कोरिलेट करके लिखो आईपीसी सेक्शन 74। अब देखो ये सेक्शन हमें ये बताना चाहता है कि जब आप एक्यूज्ड को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे चुके हो तो देने के बाद वो इस पनिशमेंट को भुगतेगा कैसे, एक बार में कितने दिन तक के लिए हम उसे अकेले में रख सकते हैं, कितनी बीच में डेज का गैप रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें हमें ये सेक्शन बताएगा। अब देखो क्या कहता है, एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में, अंडरलाइन करो, 14 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो तो एक बार में 14 दिन से ज्यादा आप उसे अकेले नहीं रख सकते हो। 14 दिन तक आप उसे अकेले रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच उन कालावधियों से अन्यून, मतलब उतना तक, अगर एक बार आप 14 दिन तक किसी को अकेले
बैरिकेड्स में रख रहे हो तो आप उसे अगले 14 दिन तक रेस्ट दोगे, अगले 14 दिन तक उसे नॉर्मल कैदियों के साथ रखोगे। तो एक बार में 14 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता और उतना ही बीच में गैप रखना पड़ेगा। मतलब अगर एक वीक में, एक मंथ में मान लो 30 दिन है या 28 दिन है तो 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे के बाकी के 14 दिन आपको रेस्ट पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, मतलब किसी अपराधी ने जो अपराध किया है उसमें उसको पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा की मिली है, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब जब अपराधी ने अपराध किया उसकी पनिशमेंट उसे 3 महीने से ज्यादा की मिली है, तब उस सिचुएशन में आप 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। 1 महीने में केवल 7 दिन तक ही उसे क्या करोगे, अकेले में रखोगे। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच उन्हीं कालावधियों से अन्यून क्या होगा, अंतराल भी होगा। मतलब अगर 7 दिन का दे रहे हो तो 7 दिन गैप रखना पड़ेगा, फिर 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो तो 7 दिन का गैप रखना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में हमारे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो और उसके पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा की है, 3 महीने से ज्यादा वो जेल में रुकेगा, तो आप 1 महीने के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। और अदर सिचुएशन में किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है तो उस सिचुएशन में आप 14 दिन से ज्यादा एक बार में उसे अकेले में नहीं रखोगे। तो ये सेक्शन 11 और 12 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ केस लॉज की। अब देखो मैं आपको जो केस बता रही हूँ वो आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एकांत एक अतिरिक्त दंड है, मतलब कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो दे रहे हो वो एक एडिशनल पनिशमेंट है जिसे केवल कोर्ट ही लगा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं। मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट की जो पावर है वो केवल जुडिशियल कोर्ट ही दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड केस कहता है किशोर सिंह रविंदर देव वर्सेस राजस्थान 1981। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एकांत जो है केवल बहुत दुर्बल परिस्थितियों में और सेक्शन 11 और 12 की सीमाओं के भीतर ही दिया जा सकता है। ये इसलिए कहा है कि 11 और 12 की लिमिट्स के अंदर ही आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पावर को, प्रोविजन को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें क्योंकि मैक्सिमम टाइम बता रखा है। अब ये इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे मैटर्स थे जिसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट ईयर तक में दी हुई थी, सालों साल उसको अकेले में रखा। तो यहाँ पे ये जो सालों साल आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। कौन सा केस था? देखो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस धर्मपाल का केस था। इसमें अभियुक्त को 18 साल तक सॉलिटरी रखा गया, तो कोर्ट ने इस चीज को क्या माना, इलीगल पनिशमेंट मानते हुए इसको क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। 18 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो क्योंकि हमारा कानून तो कहता है 3 महीने से ज्यादा दे ही नहीं सकते, तो 18 साल में जो 18 साल की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी है वो अवैध मानी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टीवी वैथीश्वरन। इसमें भी क्या हुआ था, 8 साल तक के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी थी, तो कोर्ट ने इसको अमान्य घोषित करते हुए और इसको हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन मानते हुए इसको क्या कर दिया, यहाँ पे अमान्य घोषित कर दिया। तो ये कुछ केस लॉज है जो कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग करने में हेल्प करेंगे। अब मैंने पूरी कोशिश की है कि जो 11 और 12 में जो जो डाउट्स होते हैं, चीजें क्लियर नहीं हो पाती, उनको बहुत इजी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझा सकूं विद बेरेक की लैंग्वेज। कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैडम आप सिर्फ बेरेक पढ़ा रहे हो, कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं मैडम सिर्फ आप कंसेप्ट पढ़ा रहे हो। तो देखो दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कंसेप्ट से हमारी जुडिशरी नहीं निकलने वाली,
सिर्फ बेरेक्ट रट के हमारी जुडिशरी नहीं निकलने वाली, दोनों को साथ लेकर चलना होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ बेरेक्ट को आसान भाषा में समझा सकूं, प्लस आपको कंसेप्ट आपकी अपनी लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि दोनों चीजें हमारे लिए इजी हो जाए। बाकी आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको हार्ड लगता है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना। डेली 7 PM अपनी लाइव क्लास चलती है और डेली 6 PM अपनी BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 59 रुपीज में, जो कि अपनी सीरीज चल रही है, उसको भी आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके और डेली BSA की लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।